शुरू करते हैं आइडियल गैस। तुम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और वो लोग जो बाद में आएगा उनका अच्छा से केवल ध्यान देगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आइडियल गैस का बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। नाम से ही सजेस्ट कर रहा है आइडियल गैस। जैसे ही नाम सजेस्ट करेगा ना आइडियल, तो कोई भी दुनिया में आज तक परफेक्ट जैसा नहीं बना है, वैसे ही कोई भी गैस आज तक आइडियल नहीं हुआ है। वो चीज़ हम लोग देखेंगे बाद में कि कैसे इसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले ना इसका नाम पे क्या क्या चीज है वो हम लोग देख लेते हैं। वो नाम सजेस्ट जो कर रहा है आइडियल गैस, तो आइडियल का मतलब क्या होता है, गैस का मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग गैस का मतलब से, डायरेक्टली गैस का मीनिंग। आखिर गैस होता क्या है, गैस में वो कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स उसमें कितना होता है, कम होता है या ज्यादा होता है, सारा कुछ जब इसमें देख लोगे तो पता चल जाएगा कि गैस को गैस क्यों बोलते हैं। डायरेक्टली में है गैस को गैस क्यों बोलते हैं, सॉलिड को सॉलिड क्यों बोलते हैं। कोई भी सब्सटेंस का लगभग 3 स्टेट होता है, जो कि पहले भी डिस्कस कर चुके थे हम। क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये मेरा है सॉलिड फॉर्म का स्ट्रक्चर, मान लो कि ये मेरा है सॉलिड फॉर्म का स्ट्रक्चर। तो सॉलिड में होता क्या है, एटम्स आर अरेंज्ड इन वेरी क्लोज मैनर। मतलब कि एक एटम दूसरे एटम के साथ बहुत ही इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं। और दो एटम के बीच में लगभग जगह ना के बराबर होता है, जगह ही ना होता है। दोनों एक दूसरे से इतने अटैच होते हैं, मतलब एक दूसरे में इतना बंधे हुए होते हैं कि दोनों के बीच के जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो बंधन है, जिस फोर्स के कारण वो जुड़े हुए हैं, उसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। उसी को जस्ट बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। जैसे कि यहाँ पे मान लो तुम लोग बैठे हो, तो दो आदमी के बीच में जो बॉन्डिंग है, तो सबके बीच में उतना बॉन्डिंग नहीं होता है। दो आदमी के बीच में, दो स्टूडेंट के बीच में ज्यादा बॉन्डिंग है, इसका मतलब कि दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है। किसी के बीच में बॉन्डिंग कम है स्टूडेंट के बीच में, तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। जस्ट वही चीज यहाँ पे भी है। तो सॉलिड के केस में क्या होता है कि एटम और एटम के बीच में जो एटम होते हैं उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होने के कारण वो एक दूसरे से के बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, ज्यादा संपर्क में आ रहे हैं, ज्यादा बंधे हुए रहते हैं। इसलिए देखोगे कि सॉलिड, जो भी सॉलिड को देखो वो ना एक क्लोज्ड पैक में तुमको दिखेगा, वो ना डायरेक्टली एक शेप से दूसरे शेप में नहीं बदल सकता है। अब बताओ कि मान लो कि दो स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट के बीच में बहुत ज्यादा बंधन है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ना ज्यादा है, तुम उसको तोड़ सकते हो आसानी से? नहीं तोड़ सकते हो। जस्ट वैसे ही यहाँ पे है सॉलिड के केस में तुम्हारा क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है दो एटम के बीच में, तो तुम इसको आसानी से नहीं तोड़ सकते हो। जस्ट इसको तोड़ने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, क्लोज्ड मैनर है, इसको हीटिंग करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। जस्ट इसको हीट देना पड़ेगा, क्यू सप्लाई, हीटिंग डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब बताओ कि हीटिंग का मतलब एक्चुअली क्या होता है। वो हम इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि हीट का मतलब क्या है, हीट एनर्जी के फॉर्म होते हैं। बताओ पूरा डेफिनेशन क्या है। Heat is the form of energy. It is the form of energy which crosses the boundary, जो बाउंड्री को क्रॉस करता है या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो सकता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वो एनर्जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर सिस्टम से सराउंडिंग में अगर जाए तो उसको बोल देते हैं हम लोग डायरेक्टली हीट। समझ में आ गया। जस्ट वही चीज हो रहा है, हम किसी वजह से, किसी कारण से, किसी मेथड से हम इसको क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। हीटिंग करने के दौरान क्या होगा, इसमें हीटिंग जैसे ही करोगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। मतलब कि अगर हीट दे रहा हो मतलब एनर्जी दे रहा हो डायरेक्ट
किसी के पास जब ज्यादा एनर्जी आ जाता है तो क्या उछलने कूदने लगता है। ऐसा भी जिमर को देखते हो ना, जिम से जब वो निकलेगा तो पूरा एनर्जेटिक महसूस करेगा, पूरा चलेगा तो पूरा एकदम बांह फैला करके चलेगा। जस्ट वही चीज होता है कि इसको भी तुम एनर्जी दे दिए, एनर्जी दे दिए तो ये भी एकदम पूरा बांह फैला कर चलने लगेगा। मतलब कि जैसे ही एनर्जी दिए उछलना शुरू कर दिया एटम, जब उछलना शुरू कर दिया तो एक दूसरे एटम्स की डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस जैसे ही बढ़ा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट गया। जैसे ही एटम और एटम के बीच में, एटम और एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा। फिर से बताना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो दो एटम के बीच में लग रहा फोर्स है, जिसके कारण कि वो दोनों एटम, जिसके कारण कि वो दोनों एटम एक दूसरे के संपर्क में, क्लोजनेस में है। ठीक है, जस्ट यही चीज हीटिंग करोगे तो ये सॉलिड में एटम जो है, दोनों एटम एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करने लगेगा। जस्ट एक दूसरे से जब डिस्टेंस मेंटेन करने लगेगा तो एक दूसरे से अलग होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा। जैसे ही हीट और करते जाओगे तो सारे एटम के पास एनर्जी पहुंच जाएगा, और सारे एटम के पास एनर्जी पहुंच जाना है इसका साफ मतलब है कि वो एनर्जी उछलने लगेगा, सॉरी वो एटम उछलने लगेगा तो एक दूसरे से दूरी बनाने लगेगा। जैसे ही एक दूसरे के साथ दूरी बनाने लगेगा तो एक अलग फॉर्म आएगा। जस्ट उसी को अगर और हीट करते जाए तो उसी को लिक्विड फॉर्म बोल देंगे हम लोग। लिक्विड फॉर्म में होता क्या है, सबसे पहले सॉलिड स्टेट का बात कर लिए, इसके बाद लिक्विड फॉर्म में देखना। लिक्विड फॉर्म में है क्या, इसमें ना जो एटम देखे हम बहुत ही क्लोज्ड मैनर में था, बहुत ही क्लोज्ड मैनर में। इसका मतलब डायरेक्टली क्या है, क्लोज मैनर में है। इसका मतलब एटम और एटम के बीच का डिस्टेंस कम है। हीटिंग किए तो मेरा एटम और एटम के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ गया। जब बढ़ गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट गया, तो यहाँ पे और डिस्टेंस मेरा बढ़ रहा है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स INF लिख रहा है उसको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। इतना आ रहा है सबको समझ में, जस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट रहा है। अभी हम केवल गैस के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट फॉर्म होता है। लिक्विड में क्या होता है, एटम और एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। मान लो एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, ऐसे करके। ठीक है, ये कौन सा स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट। हम इसको फर्दर क्या करते हैं, देखो इसमें एटम का बीच के डिस्टेंस देखो और इसमें एटम का बीच के डिस्टेंस देखो, क्या फर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको गैसियस फॉर्म में इसको करना है। करेंगे क्या, जस्ट जैसे इसमें हीटिंग कर रहे थे इसमें फर्दर हीटिंग करेंगे। जैसे ही फर्दर हीटिंग करेंगे क्या होगा, हीट सप्लाई देंगे। अब वो हीट सप्लाई तुम कैसे देते हो वो अलग बात है। अब यहाँ मोमबत्ती जला के देते हो कि फर्नेस से देते हो कि इलेक्ट्रिकल वायर इस पे लपेट देते हो, उसकी वजह से हीट होता है, उसको हमको कोई मतलब नहीं है। हमको इसको हीट देना है। मेरा मकसद जो है, मेरा एम जो है वो इसको हीट देना है। तो जैसे ही तुम हीट इसको दिए, तो हीट दिए मतलब एनर्जी दिए। एनर्जी, उस एनर्जी के कारण क्या हुआ, हीट एनर्जी के कारण टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज होगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जही से ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका एटम उछलने लगेगा कि नहीं उछलने लगेगा। जैसे ही एटम उछलने लगेगा तो एक दूसरे के बीच के बॉन्डिंग कम होगा, एक दूसरे के बीच में बॉन्डिंग कम होगा तो एटम और एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लो तुम लोग दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, मान लो धीरज और उसका क्या नाम है, रोहन। धीरज और रोहन के बीच में लड़ाई हो गया, अभी बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, लड़ाई हो गया तो वो उस बेंच पर बैठेगा, धीरज ला करके इधर बैठने लगेगा, तो होगा क्या, बॉन्डिंग कम हो गया। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जिंदगी भर ये लोग नहीं बोलेगा, बस केवल बॉन्डिंग कम हुआ और दोनों की दूरी बढ़ गया। हीटिंग के कारण क्या हुआ, कोई इसको टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जिसके कारण दूरी बढ़ गया, और दूरी बढ़ गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दोनों के बीच में जो बंधन था, जो फोर्स था वो हट गया। जस्ट वही हो रहा है यहाँ पे भी। बात आ गया समझ में धीरज, जस्ट वही हीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और हीटिंग करने के दौरान फिर से एटम, मेरा एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब तीसरा स्टेट हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे देखना
ये हुआ मेरा गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में क्या होगा, गैसियस फॉर्म में एक एटम यहां रहेगा, एक एटम यहां, कहां रहेगा उसका कोई मतलब नहीं, रैंडमनेस रहेगा। लेकिन एटम और एटम के बीच के डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा। तो यहां पे भी जस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन एटम टू एटम इंक्रीज रहेगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही डिक्रीज होगा। ये किसका बात कर रहे थे, गैस का, गैस का बात कर रहे थे। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, डिस्टेंस यानी एक बात समझो, यहाँ पे हम कंक्लूजन इसका लेते हैं। अब तीनों स्टेट समझ गए, जस्ट एक बात, तीनों स्टेट समझने के बाद इसका ना कंक्लूजन लिखते हैं। गैस के फॉर्म में जो मेरा एटॉमिक डिस्टेंस है, जस्ट वो सुनना, गैस के फॉर्म में जो मेरा एटॉमिक डिस्टेंस है, मतलब एक एटम से दूसरे एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, है कि नहीं है? है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस के फॉर्म में कम है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। यानी ऐसे हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ गैस, डिस्टेंस ऑफ एटम इन गैस is greater than distance लिक्विड, और उसमें भी जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, सॉलिड से ज्यादा होगा। ये तीनों समझ में आ गया कैसे पढ़ा होगा। इसके बाद एक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बता देते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन गैस क्या होगा, कम होगा सबसे। किससे कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड, और ये भी कम होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन सॉलिड। मतलब सॉलिड में सबसे ज्यादा बंधन होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, और गैस में उससे भी कम होगा। ये है मेरा तीनों स्टेट का भाग। हम आइडियल गैस पढ़ा रहे हैं, तो गैस का मतलब जस्ट यही होता है। उसके पहले तुमको सॉलिड और लिक्विड दोनों के बारे में समझना जरूरी है। ठीक है, इसको आराम से लिख लो। जो इसको लिख लिया वो मतलब कोई दिक्कत नहीं, जो नया है हाँ कंक्लूजन वगैरह लिख लो सारा कुछ। यही मतलब है तुम्हारा टोटल टू टोटल लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीनों अलग अलग स्टेट है। ठीक है, हो जाएगा, छोड़ दो, तो यही कर दूंगा। ये वाला केवल लिख लो। अगर तुम लोग भी नहीं लिखे हो तो मेरा कंक्लूजन और ये टोटल लिख लो, क्योंकि शायद कंक्लूजन तुम लोग भी नहीं लिखे होगे, तो कंक्लूजन वगैरह लिख लो, एक बार माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। और एक बात और, YouTube में जो लोग देख रहे हैं वो जब भी देखें तो अपना कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठे, कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठे, वरना कोई फायदा नहीं होगा। YouTube में देख करके सो रहे हैं और देख रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जस्ट अपने टेबल और चेयर लगा करके जैसे घर में पढ़ते हैं वैसे पढ़िए और देखिए वीडियो, और एक कॉपी और पेन लेकर के नोट्स बनाते चलिए। उससे क्या होगा फायदा, आपको रिवीजन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखते चलेंगे तो बहुत आसानी होगा, टॉपिक समझ में आएगा। वरना बर्बाद होने के लिए तो बहुत सारे रास्ते कोई भी चूज कर सकते हैं।
क्या जी? Yes, sir. नहीं तो शो करके देख रहे हैं एजुकेशनल वीडियो, कभी एजुकेशनल वीडियो शो करके तो देखना ही नहीं चाहिए। आराम से कॉपी पेन लो, कॉपी पेन लेने के बाद नोट्स करते जाओ, जो भी तुमको देखना है, जो भी तुमको चीजें समझना है। जहाँ पे एकदम समझ में नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेकर के ये करो, मोबाइल से फोटो खींच लो, लेकिन उसको नोट्स करो, वरना समझ में नहीं आएगा तो फिर कुछ फायदा नहीं है। हो गया सबका? अभी तक हम लोग आइडियल गैस का डेफिनेशन नहीं देखे हैं, जस्ट केवल हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे कि सॉलिड से गैस में कैसे कन्वर्ट होगा। अब एक चीज तुम लोग और बताओ अपने कॉमन सेंस से कि सॉलिड से जब लिक्विड में हम कन्वर्ट कर रहे थे और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें हीटिंग कर रहे थे। यहाँ पे भी देखो हीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी हीटिंग कर रहे थे, और यहाँ पे भी हीटिंग करने के बाद गैस में कन्वर्ट कर रहे थे। और हमको सुपर हीटेड करना होगा तो इसको और हीटेड कर देंगे, तो जैसे और हीटेड कर देंगे और इसमें एनर्जी आ जाएगा और छल बनाने लगेगा उसमें, वो जो एटम है और छल बनाने लगेगा। डायरेक्ट मतलब ये है उसको और एनर्जेटिक महसूस होगा, तो और इसको हीटिंग करोगे ना तो ये सुपर हीटेड जोन में चल जाएगा। सुपर हीटेड मतलब हीटिंग से भी ऊपर, सुपर हीटिंग जोन, ठीक है। वो चीज हम लोग बाद में देखेंगे, सुपर हीटेड जोन क्या होता है, सबकूल्ड क्या होता है, वो पावर प्लांट में तुम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज मतलब और सुपर हीटिंग कर दिया। अब एक बात ध्यान रखो, हम तो गैस में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन हमको गैस से सॉलिड में अगर आना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें तो हीट कर रहे थे, गैस से सॉलिड में आना होगा तो उसको कूल करेंगे। मतलब कि यहां से हीट रिजेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, क्यू रिजेक्शन, क्यू आर लिख रहे हैं, मतलब हीट रिजेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। हीट रिजेक्शन स्टार्ट कर देंगे तो गैस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से इसमें भी फिर से हीट रिजेक्शन करेंगे तो फिर से क्या होगा, सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस है, तो दोनों तरफ का बात समझ में आ गया, जस्ट यही चीज होता है। अब हम लोग देखते हैं कि गैस, हाँ तो गैस का समझिए, गैस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है। जस्ट इसी चीज को ध्यान में रखना और आइडियल गैस को डिफाइन हम लोग करेंगे। अभी पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पिछला क्लास में बताए भी थे हम, कि क्या वेपर को गैस बोल सकते हैं। नो सर, जो लोग आए हो वो तो जान रहे हो, बाकी क्या वेपर को गैस बोल सकते हैं या नहीं। जो फर्स्ट क्लास आया वो कुछ कॉमन सेंस लगा करके बात करो। अभी तक जितने भी लगभग तुम शायद आप देखे होंगे तो तुम लोग देखे होंगे कि वेपर और गैस एक ही चीज है, यही देखे होंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या वेपर और गैस सेम चीज है, वेपर और गैस सेम चीज है, वेपर और गैस सेम चीज है, नहीं, उसका आंसर है नहीं। वेपर और गैस के बीच में एक लाइन होता है, जस्ट ना एक होता है ना कि लोग बोलता है कि लिमिट में रहो तुम, मतलब लिमिट पार कर दिया, मतलब अपना हद पार कर दिया तो तुम दूसरे फॉर्म में आ गए। होता है ना, बोलता है ना, दोस्त भी तुमको बोलता होगा कि लिमिट पार मत करो, मतलब हद पार मत करो। हद पार कर गया इसका मतलब क्या हो गया, तुम ना एक फॉर्म में था, है एलिमेंट तुम्हारा ही, तुम ही हो वहां पे, बस तुम्हारा एक अलग फॉर्म क्रिएट हो गया। जस्ट वैसे ही यहाँ पे है तो मटेरियल सेम चीज। जैसे कि मान लो वाटर है, वाटर मान लो लिक्विड के फॉर्म में है H2O। अब इसको क्या करेंगे ना, इसको मान लो हम हीट कर दिए, जैसे ही हीट करेंगे, क्यू सप्लाई करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या एक बात ध्यान में रखना, जैसे ही हम इसको हीट सप्लाई करेंगे, जैसे ही हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो क्या सारा लिक्विड तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या नहीं होगा। जैसे जैसे हम हीट को सप्लाई करेंगे वैसे वैसे मेरा लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। स्टार्टिंग में कितना होगा, 0% वेपर है, 100% लिक्विड है, फिर हीट दोगे तो 0% से 10% वेपर जाएगा और 90% में मेरा लिक्विड रहेगा।
आ गया बात समझ में? फिर वैसे ही करते करते तुम इसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा, हीटिंग करते जाओगे, इसका परसेंटेज घटता जाएगा। जस्ट होगा क्या लास्ट में? लास्ट में 100% वेपर हो जाएगा और 0% लिक्विड हो जाएगा। जस्ट यही चीज आपको देखे थे पिछला क्लास में, जस्ट यही चीज है। क्या लिक्विड तुरंत वेपर बन गया? नहीं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो फिर क्या ये जो वेपर बना है मेरा 100%, क्या इस वेपर को गैस बोल देंगे? नहीं, एक डेडलाइन है, एक क्राइटेरिया है। जैसे कि वेपर को एक गैसियस फॉर्म है, वेपर इज ए गैसियस फॉर्म, जिसका कि टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो रहता है तो उसको बोलेंगे वेपर, और क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर एबव रहता है तो उसको बोल देंगे गैस। दोनों ही गैस के फॉर्म है, लेकिन एक को वेपर और एक को गैस इसलिए बोला जाता है कि एक क्राइटेरिया सेट है। जैसे कि एग्जांपल ले रहे थे कि हद पार मत करो, तो हद जो है ना, जो लिमिट, वो लिमिट तुम्हारा एक क्राइटेरिया है, उसके पार कर गया तो दूसरा रूप तुम्हारा हो गया। जस्ट वही इसका जो है वो मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर है, जो मेरा बाउंड्री लाइन है वो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, टेम्परेचर है। अगर उस फॉर्म का क्रिटिकल, उस फॉर्म का टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से लेस देन है, उस फॉर्म का टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से लेस देन है, उसको क्या बोल देंगे? वेपर। और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर है, सीटी यहां पे लिख रहे हैं वही चीज को, टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर है तो क्या बोल देंगे? गैस। यही अंतर है, आसमान और जमीन का फर्क है। डायरेक्टली मतलब यही समझो कि आसमान और जमीन का फर्क है। पार किए उसको तो गैस बोल देंगे, पार नहीं किए क्या बोल देंगे? जस्ट एक। तो फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर किसको कहते हैं? आखिर जब हम उसको पार करना है तो उसको हमको मालूम होना चाहिए ना कि वो लिमिट कौन सा है। तो फिर क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि जिससे कि मतलब प्रेशर कितना भी डाउन कर लो ना, फिर वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा। तो जब क्रिटिकल टेम्परेचर को ये पार कर दिया, समझो एक बात को, गैस जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर को पार कर दिया टेम्परेचर। इसका मतलब कि अगर सेम टेम्परेचर पे प्रेशर कितना भी डाउन कर दो तो वो फिर अब लिक्विड के फॉर्म में नहीं आएगा। सेम टेम्परेचर पे अगर प्रेशर कितना भी डाउन कर दो तो वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं आएगा। लेकिन ये क्या क्रिटिकल टेम्परेचर को पार किया है? नहीं किया है। इसका मतलब इसका अगर प्रेशर ड्रॉप कर दिया जाए तो ये लिक्विड के फॉर्म में आ सकता है। ये डिफरेंस है दोनों में। क्रिटिकल टेम्परेचर उसको बोलते हैं, ठीक है? मतलब कि अगर इसका प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो ये मेरा लिक्विड के फॉर्म में आ सकता है, लिक्विड कैन फॉर्म, लिक्विड फॉर्म हो सकता है। लेकिन इसमें अगर प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो इसमें लिक्विड कैन नॉट फॉर्म, कांट फॉर्म। डायरेक्ट लिख सकते हैं। यस सर। लेकिन लोग क्या बोलते हैं ना, मिसकंसेप्शन है ये, क्लियर, लोग बोलते हैं कि वेपर और गैस एक ही चीज है। लेकिन आज के बाद याद रखना कि वेपर अलग है और गैस अलग है। दोनों के बीच में एक लिमिट है और वो लिमिट है क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलते हैं ये बात नोट कर लेना। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर को बोलते हैं कि जिससे पार होने के बाद अगर प्रेशर डिक्रीज भी कर दिया जाए तो वो फिर लिक्विड के फॉर्म में कभी नहीं आएगा। जस्ट उसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आ गया टोटल बात, दोनों पॉइंट? धीरज, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। वेपर और गैस जस्ट ऐसे ही करके नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन लिखवा देंगे, हो जाएगा। अभी तक हम लोग आइडियल गैस टॉपिक में हैं, लेकिन आइडियल गैस का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि उसका उत्पन्न कहां से हुआ, प्रोडक्शन कहां से हुआ, गैस कैसे बना, वेपर और गैस में डिफरेंस क्या है।
नोट डाउन कर लिया सारा कुछ। इनफैक्ट नोट करके इसको भी कर ही लेना कि हम लोग कैसे, अगर कोई लिक्विड के फॉर्म में वाटर है तो वाटर तो चलिए किसी के फॉर्म में होता है, वाटर है तो उसको कैसे हीटिंग करेंगे, तो 0% वेपर स्टार्टिंग रहता है, फिर उस बदलता है, फिर 100% पहुंचता है, फर्दर कंटिन्यूअसली हीटिंग करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली लिख सकते हैं, कंटिन्यूअसली। पूरा बेसिक से है, किसी को ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आएगा, टोटल बात समझ में आएगा। जिसका फर्स्ट क्लास है, जिसका लास्ट क्लास है, सबको समझ में आने वाला है। क्लियर है? जब जिम वाला एग्जांपल ले रहे थे कि जो जिम जाता है तो फिर उसका एनर्जी बढ़ जाता है, तो फैल के चलता है, लगता है जिम जाता है, जाता है ना पूरा इसका चेहरा पे अलग मुस्कान था जिम वाला बात में। चलो हेल्थ कॉन्शियस है, होना भी चाहिए आज के ज़माने में। लिखिए क्रिटिकल टेम्परेचर लिख करके डैश दो, क्रिटिकल टेम्परेचर लिख करके डैश दो। क्रिटिकल टेम्परेचर लिख करके डैश दो। द टेम्परेचर at which the temperature at which the gaseous form cannot form the gaseous form cannot form the gaseous form cannot form liquid, cannot form liquid state, cannot form liquid state when the pressure goes down, when the pressure goes down। मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के बाद अगर प्रेशर को डाउन भी हम करते हैं और क्रिटिकल टेम्परेचर का एबव टेम्परेचर रहता है तो वो गैस कभी लिक्विड में नहीं बदल सकता है, वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है? अब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि क्या है मेरा मकसद, कौन है मेरा हीरो। हीरो मेरा आइडियल गैस है। आइडियल गैस, गैस के बारे में समझ गए। आइडियल, कभी देखे हो कोई रिश्तेदार आते होंगे तुम्हारे यहाँ तो बोलते हैं कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, कभी बोले हैं तो पूरा एकदम तुम्हारा सर चढ़ करके एकदम ऊंचा हो जाता है कि हाँ आज मेरे मम्मी पापा तारीफ किए हैं किसी के सामने। बहुत कम करते हैं वैसे, लेकिन एक बार भी अगर बोलते हैं कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा है तो एकदम पूरा सर चढ़ के चलो, एकदम सीना तान के चलो कि हाँ मेरे जैसा तो कोई था ही नहीं। जस्ट वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। आइडियल करने का मतलब सबसे अच्छा। तो क्या तुम सबसे अच्छा हो? क्या तुम्हारे मम्मी पापा बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं तुमको कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, क्या इसका कोई ताल्लुक है सच्चाई से? क्या कोई सच्चाई से ताल्लुक है? नहीं, रियलिटी तो कुछ और है, रियलिटी तो कुछ और है। जस्ट वही चीज होता है यहाँ पे भी। आइडियल बोल देते हैं हम कि मेरा गैस ना आइडियल है, मतलब मेरा गैस जैसा कोई नहीं है। लेकिन आइडियल क्या दुनिया में एग्जिस्ट करती है? कभी नहीं। जैसे कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है वैसे आइडियल नाम का कोई चीज नहीं होता है। तो फिर तुम बोलोगे फिर पढ़ते क्यों है इसको? जितने भी
आइडियल है, बाद में तुम आइडियल साइकिल भी पढ़ोगे, जैसे कि पेट्रोल इंजन का अलग आइडियल साइकिल है, डीजल इंजन का अलग आइडियल साइकिल है, एक है डुअल साइकिल, रेफ्रिजरेशन का एक अलग साइकिल है, पावर प्लांट का एक अलग साइकिल है। तो आखिर साइकिल पढ़ते क्यों है आइडियल? इसलिए पढ़ते हैं ना, जैसे कि रैंक 1 है, उसको देख करके हम उसका वीडियो देखते हैं कि वो क्या क्या चीज पढ़ा था, वही चीज अगर हम भी पढ़ेंगे तो हम रैंक 1 पहुंच जाएंगे। क्या उसको देख करके रैंक 1 पहुंचा जा सकता है? नहीं, जब तक कि तुम्हारा मकसद नहीं होगा तब तक तुम वहां पहुंच नहीं सकते हो। तो आइडियल है वो, आइडियल इसलिए है क्योंकि तुम उसको देख करके कॉपी कर रहे हो। जस्ट वही चीज है कि इसको देख करके यहां तक हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आइडियल साइकिल ना बोलता है कि हम 60% 70% एफिशिएंसी दे देंगे आइडियल साइकिल, लेकिन रियलिस्टिक में वैसा नहीं होता है। रियलिस्टिक में कितने प्रकार के लॉस हो जाते हैं, फ्रिक्शन लॉस, एनवायरमेंटल लॉस हो जाता है, लेकिन आइडियल साइकिल क्या बोलता है कि 70% एफिशिएंसी देते हैं। तो तुम सोचोगे ना कि हम 70% तक कैसे अचीव करें। जैसे टॉपर है, टॉपर मान लो 96% ले आया, तो तुम उसको देख करके तो सोच रहे हो ना कि 96% हम भी कैसे लाए, तो तुम्हारे लिए वो आइडियल हो गया। जबकि रियलिस्टिक कुछ और है, तुम पढ़ोगे तब लाओगे, वरना तो कुछ होने वाला नहीं है। जस्ट वही चीज यहाँ पे भी रहता है कि कोई भी चीज आइडियल नहीं होता है। तो फिर आइडियल गैस इक्वेशन का आइडियल गैस का डेफिनेशन क्या होगा? टोटली मेन बात ये होता है कि आइडियल गैस किसको कहते हैं, किसको है? आइडियल गैस उसको कहते हैं, जैसे कि सॉलिड में तुम देखा कि एटॉमिक डिस्टेंस बहुत कम है, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा एटॉमिक डिस्टेंस है, गैस में लिक्विड और सॉलिड उससे भी ज्यादा एटॉमिक डिस्टेंस है। जस्ट वही चीज को डिफाइन किया है आइडियल गैस। आइडियल गैस बोलता है कि हम वो गैस हैं जिसमें कि एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और जब एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम हो जाएगा। और आइडियल गैस बोलता है कि मेरे अंदर हम वो गैस हैं जिसमें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 होता है। द गैस इन विच, हम डायरेक्टली अगर यहाँ पे लिखें जस्ट वही बात को कि द गैस इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इक्वल्स टू 0 या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा ही नहीं तो उसमें एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, दूरी पर करके बैठेगा। जैसे कि मान लो यहीं पे सब लोग बैठे हुए हो, तो बैठे हुए हो तो अगर तुम लोग का एटॉमिक डिस्टेंस मतलब तुम लोग स्टूडेंट के बीच में हम अगर दूरी बढ़ा दे, डिस्टेंस को बढ़ा दे, तो फिर ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करोगे। जस्ट वही चीज होता है गैस में। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 है मतलब कि डिस्टेंस मेरा ज्यादा है एटॉमिक, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो मेरा वॉल्यूम ज्यादा होगा। जस्ट वही चीज है। तो यही चीज का कहना है कि आइडियल गैस एक गैस इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज 0। क्या कभी हम कितना भी दूर तुम लोग को बैठा दे, क्या बॉन्डिंग पूरा का पूरा खत्म हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है तुम लोगों के बीच में बॉन्डिंग खत्म। जस्ट वही चीज यहाँ पे भी है। इसलिए तो बोलते हैं कि आइडियल गैस जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो प्रैक्टिकल में नहीं, केवल समझने के लिए, देखने के लिए और पढ़ने के लिए इसको लाया गया है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आइडियल गैस इज practically impossible. It is practically impossible. Practically impossible. ऐसे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि it is practically impossible. वो practically impossible है। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो आखिर कोई तो क्राइटेरिया होगा जिसमें कि आइडियल गैस प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा। तो आइडियल गैस दो कंडीशन से बहुत ही ज्यादा रिलेट करता है। पहला कंडीशन ये है, ये तो तुम्हारा डेफिनेशन वाइज हो गया और प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है उसके अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। दो स्टेटमेंट समझो यहाँ पे, दो स्टेट समझो। सबसे पहला स्टेट ये बोलता है कि आइडियल गैस, कोई भी गैस, जैसे कि एक टॉपिक ही हम लेते हैं कि वाह इन विच कंडीशन any gas behaves like ideal gas। ये क्वेश्चन है आइडियल गैस। आखिर क्वेश्चन है डायरेक्टली, एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है।
कोई भी गैस वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कौन सा कंडीशन में करेगा? दो क्राइटेरिया है कोई भी गैस को आइडियल गैस बोलने का। सबसे पहला वन है अगर प्रेशर ऑफ द गैस इज वेरी लेस। अगर प्रेशर बहुत ही कम है इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगा, डायरेक्टली यही मतलब है। प्रेशर ऑफ द गैस इज वेरी लेस, और नहीं तो क्या, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज वेरी हाई। टेम्परेचर ज्यादा करोगे, टेम्परेचर इज वेरी लार्ज और हाई। ये दो कंडीशन है। अगर ये दो कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम कोई भी गैस को, एनी गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरव्यू में ना इंटरव्यूअर कितना बार पूछ चुका है कि हम ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसमें कि आइडियल गैस, कोई भी जो गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। तो दो कंडीशन है। सबसे पहला प्रेशर उसका बहुत कम होना चाहिए, ना तो टेम्परेचर बहुत ही हाई होना चाहिए। दोनों कंडीशन में कोई एक सेटिस्फाई कर गया तुम्हारा तो वो गैस जो है, कोई भी गैस किसकी तरह बिहेव करेगा? आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। जस्ट ये वाला क्राइटेरिया है। चलो लिख लो इसको, नोट डाउन। इसका डेफिनेशन ये होगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। कोई भी गैस, एनी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कैसे करेगा, वो दोनों कंडीशन है दोनों का। ये वाला ना स्टार मार्क करके लिख लेना, ये ट्रिपल स्टार मार्क करके लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडीशन, हाँ कंडीशन वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में तुमको पता चलेगा कि आखिर कौन सा गैस को हम आइडियल गैस बोल सकेंगे, कौन से कंडीशन है बोल सकेंगे। आ रहा है सबको समझ में? यस सर। न्यू स्टूडेंट, चलो बहुत अच्छा है। YouTube वाले के लिए फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि जब भी ऑनलाइन क्लास देखो तो कॉपी और पेन लेकर के देखो। कॉपी और पेन लेकर के देखोगे, नोट डाउन करते चलोगे, उसमें आसानी होगा तुमको रिवीजन भी करने का और अच्छा भी रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, वॉल्यूम में डिपेंड करता है सर। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन कब बढ़ेगा और कब घटेगा हम ना इसका जब इक्वेशन डिराइव करेंगे तब देखेंगे हम कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखना पड़ता है उसके लिए। हम उसका इक्वेशन देखेंगे, उसके बाद तुमको समझ में आएगा सारा कुछ कि कैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वो चीज देखेंगे। सबसे पहले इसको एक एक चीज, जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, जस्ट वैसे करो। एकदम स्टार्टिंग से लेकर के चलते हैं, एक बार आने के बाद ना 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद तुमको लगेगा कि हाँ एक कंटेंट पढ़े हैं, जस्ट वैसा फील होना चाहिए। अब ला करके डायरेक्ट बोल देते हैं कि आइडियल गैस ये वाला है, तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले देखो गैस कैसे बनता है, सॉलिड्स हम कैसे बना सकते हैं, सारा कुछ देखो यहाँ पे। ठीक है इतना? आइडियल गैस, बहुत लोग बोलते हैं जैसे कि PV = MRT, जो तुम लोग पढ़ते हो, पहले पढ़े होगे शायद और नहीं पढ़े हो तो हम डिराइव करेंगे उसके लिए। वो बोलते हैं कि वो ना आइडियल गैस इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे तुम देखो थोड़ा सा ना डिफरेंट है। आइडियल गैस के बारे में समझ लिए, यानी अगर किसी का बाप के बारे में समझ लो तो उसका बेटा के बारे में समझना होगा। तो आइडियल गैस ना दो तरह का होता है, एक होता है परफेक्ट गैस और एक होता है सेमी परफेक्ट गैस। मतलब परफेक्ट आइडियल गैस और दूसरा सेमी परफेक्ट आइडियल गैस।
परफेक्ट एंड सेमी परफेक्ट आइडियल गैस। परफेक्ट आइडियल गैस, सेमी परफेक्ट आइडियल गैस। सेमी परफेक्ट आइडियल गैस, ठीक है। परफेक्ट आइडियल गैस और सेमी परफेक्ट आइडियल। आखिर कोई क्राइटेरिया होगा आइडियल गैस को बोलने का? सेमी परफेक्ट आइडियल गैस भी है, उसमें भी इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 होगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और ये भी परफेक्ट आइडियल गैस भी है, इसमें भी इंटरमोलिकुलर फोर्स भी 0 होगा। लेकिन कोई तो क्राइटेरिया होगा, तो क्राइटेरिया सुनो सबसे पहले कि परफेक्ट आइडियल गैस उसको बोलते हैं जिसमें कि एक टर्म लिख रहे हैं, वो भी समझ में नहीं आएगा, उसको डिफाइन करेंगे अच्छा से। परफेक्ट आइडियल गैस उसको बोलेंगे जिसमें कि Cp and Cv are constant while temperature is varying, while temperature is increasing या फिर varying। मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां पे Cp और Cv कांस्टेंट होगा, तो वो परफेक्ट आइडियल गैस होगा। और Cp एंड Cv चेंज होगा, डू चेंज, कांस्टेंट नहीं होगा विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो उसको क्या बोल देंगे? सेमी परफेक्ट गैस, ठीक है। अब इसमें एक क्राइटेरिया तो समझ में आया कि Cp और Cv इसमें कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर वेरी करेगा, तो भी इसमें है कि टेम्परेचर वेरी करेगा तो Cp और Cv भी चेंज होगा। तो आखिर Cp और Cv है क्या? डायरेक्टली क्वेश्चन आया होता है किसी को भी समझने के लिए। तो दोनों टर्म को ना जब हीट और वर्क पढ़ेंगे तो उसमें तो समझेंगे, अभी बस एक बेसिक सा बता दे रहे हैं कि Cp और Cv होता क्या है। यहाँ पे देखो Cp जो है वो हीट कैपेसिटी, Cp is the heat capacity at constant pressure, heat capacity at constant pressure पे बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब ये करता क्या है? देखो मान लो ये वाला मेरा रूम है जिसमें तुम लोग बैठे हो, ये रूम है, ठीक है। इसमें ना 1 kg एयर है, 1 kg एयर नहीं, बहुत सारा एयर है। इसमें क्या करेंगे कि 1 kg ऑफ एयर लेंगे। कितना मास ऑफ एयर लेंगे? 1 kg। अब 1 kg क्या लेंगे? मास ऑफ एयर लेंगे। मेरे पास एयर मौजूद है इस रूम में, उसके अलावा और कुछ तो नहीं है मेजरेबल टाइप का। एयर है, उसको हम 1 kg ले लिए। समझ में आ गया? उस अभी तो मेरा रूम टेम्परेचर पे है मेंटेन। हम सपोज करते हैं कि जो रूम टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लेते हैं अभी हम, ठीक है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 kg मास लेते हैं। तो ना हमको इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड में हम बदलना चाहते हैं। इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना चाहते हैं, मतलब हम इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो जब हम इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ऑब्वियस होगा कि हीट हमको देना पड़ेगा, हीट एनर्जी हमको देना पड़ेगा। और हीट ही एक ऐसा है जो टेम्परेचर के साथ एसोसिएट है। हीट हमको देना पड़ेगा, मतलब इस रूम में हीट देना पड़ेगा, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज कर देगा। हम 1 kg मास ऑफ एयर को लेकर के चल रहे हैं शुरू से। अगर 1 kg मास ऑफ एयर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ाने के लिए जितना हीट लग रहा है उसी को बोलेंगे हीट कैपेसिटी, ठीक है। लेकिन अगर वो रूम का प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको बोल देंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब कि जो Cp है ना, जो Cp है ये वो डायरेक्टली हीट है। किसके लिए हीट है? 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज के लिए, 1 kg मास के लिए। एयर के 1 kg मास के लिए अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो रहा है तो उसमें वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करने में कितना हीट लग रहा है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अगर वहां पे प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए तो उसको बोल देते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp मतलब Cp इक्वल्स टू Q ही है। कब है? जब डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और मास कितना होना चाहिए? 1 kg एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। और जस्ट Cv को भी वही बात करें तो 1 डिग्री चेंज करने के लिए अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में 1 kg
1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जितना हीट लग रहा है तुमको चेंज करने में उसको क्या बोल देंगे, सीवी बोल देंगे डायरेक्टली। अब यहाँ पे देखो सीवी किसको बोलेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं CV इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब CV इक्वल्स टू भी QE होगा। उसका कंडीशन क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर कितना से बढ़ा रहे हैं बाबू, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा रहे हैं और मास हम कितना कंसीडर किए हैं, 1 kg एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दो क्राइटेरिया है मेरा। लेकिन लोग सिंपली क्या बोलते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन है। हम आइडियल गैस नहीं, आइडियल परफेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करते हैं। हम कभी सेमी परफेक्ट आइडियल गैस नहीं बनाते। लेकिन जो भी हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे ना, वो यही पढ़ेंगे कि वो टेम्परेचर के वैल्यू के साथ सीपी और सीवी कभी वैरी नहीं करेगा। हम यही पढ़ते हैं, एकदम पूरा आइडियल गैस लेकर चलते हैं। वो इसलिए ताकि मेरा कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, जस्ट यही चीज। तो सीपी और सीवी के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, जस्ट इतना इंफॉर्मेशन अभी के लिए काफी है। तो सीपी और सीवी समझ गए, समझ में आया तुमको? एक बार और रिपीट कर देते हैं तुम लोग के लिए, जो नया है वो चीज। देखो यहाँ मेन बात क्या है सीपी और सीवी में। मान लेते हैं ये मेरा पूरा रूम है, ठीक है। इस रूम में बहुत सारा एयर है। इसमें तुम क्या करो ना, 1 kg एयर एकदम पकड़ के रखो एक कंटेनर में, ठीक है। एक कंटेनर लो, उसमें क्या करना है तुमको, 1 kg एयर रखना है। 1 kg एयर रखना है, उसका टेम्परेचर कुछ होगा स्टार्टिंग में, उसका टेम्परेचर कुछ होगा कि नहीं होगा, उसका टेम्परेचर कुछ होगा। हमको ना उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, ठीक है। अगर उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से बढ़ाना है हमको, तो वो 1 डिग्री टेम्परेचर से अगर बढ़ाना है तो उसको हीट देना पड़ेगा कि नहीं, बढ़ा देना पड़ेगा। तो कंटेनर कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब उसका वॉल्यूम तुम इंक्रीज नहीं तोड़ के नहीं निकाल सकते हो। तो कंटेनर का तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। तो वही बात बोल रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मतलब एक वॉल्यूम अगर फिक्स है, उसमें 1 kg मास है, तो उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ना जितना हीट लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं, CV, मतलब हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब उसका ना क्षमता कितना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड को, समझ में आ गया थोड़ा सा? जस्ट यही चीज होता है। लेकिन आइडियल केस इसको इसलिए बोलते हैं कि सीपी और सीवी ना कांस्टेंट नहीं होता है रियल में। रियल में क्यों नहीं होता है, कभी तुम देखना मोबाइल को तुम चार्ज करना, ये बात रियलिस्टिक बोल रहा है। मोबाइल को चार्ज करते वक्त जब तुम 50% होगा ना, तो 50% जब हो जाएगा तो 50 से 51% उस समय टाइमिंग देखना। तुम मोबाइल को चार्ज करते वक्त 50 से 51% जाने तक टाइम देखना। अगर मान लो कि 4 सेकंड लगता है, उसमें 1% का डिफरेंस है। जस्ट वही चीज अगर 70% से 71% देखोगे ना, तो इसमें 4 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। 5 सेकंड लग सकता है या 4.5 सेकंड लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये हाइयर हीट कैपेसिटी उसका बढ़ते गया। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उसका हीट कैपेसिटी भी बढ़ रहा है। तो ये ना रियल वन हो गया। मोबाइल पे तुम रियलिस्टिक देख रहे हो ना, लेकिन हम लोग आइडियल में क्या करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो हीट कैपेसिटी नहीं बढ़ता है। लेकिन एक्चुअल बात है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट कैपेसिटी बढ़ता है। 50 से 51 एक ही परसेंट बढ़ रहा है तुम्हारा मोबाइल का चार्ज, उसमें 4 सेकंड लगता है। लेकिन 70 to 71% मोबाइल चार्ज होने में 4 से लगभग 4.5 लगेगा सेकंड, या फिर 5 सेकंड भी लग सकता है। मतलब थोड़ा सा तो बढ़ेगा समय। जस्ट वही होता है कि अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड कोई वाटर का टेम्परेचर है, उसका 75 करने में 5 ही डिग्री का डिफरेंस है, उसमें भी तुम्हारा हीट लगेगा ना। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल, 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड हमको पहुंचाना है, तो 5 डिग्री का डिफरेंस है, इसमें कुछ हीट लगेगा। जो हीट मान लो ना, हीट मेरा 100 किलो जूल लग रहा है, ठीक है। अब ना 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 95 पहुंचाना है, यहाँ पे भी 5 डिग्री ही, यहाँ पे भी 5 डिग्री ही डिफरेंस है। लेकिन तुम ध्यान करना कि सेम हीट नहीं लगेगा, थोड़ा सा ना बढ़ के हीट लगेगा। मतलब यहाँ Q इज ग्रेटर देन 100 किलो जूल। 100 किलो जूल से थोड़ा सा ज्यादा ही एनर्जी लगेगा, 105 लग सकता है, 110 लग सकता है। क्यों? क्योंकि एट ए हायर टेम्परेचर
सीपी और सीबी उसी अकॉर्डिंग चेंज होता है, रियलिस्टिक होने बता रहे हैं। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को मतलब आसान बनाने के लिए हम लोग आइडियल केस को लेते हैं, और आइडियल केस में हम लोग ये देखते हैं कि जितना 90 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट लग रहा है 5 डिग्री को बढ़ाने में, उतना ही 70 को भी 75 करने में लगता है। हम लोग आइडियल केस में वो देखते हैं, लेकिन रियल में ये कभी नहीं होता है। रियल में क्या होता है, अगर 5 डिग्री बढ़ाना है हायर टेम्परेचर पे तो ज्यादा हीट तुमको लगेगा। आगे बात समझ में थोड़ा बात, ये रियलिस्टिक बात है, रियल वर्सेस रियल, इसी को बोलते हैं। ये है टोटल टू टोटल इंफॉर्मेशन। अभी तक हम लोग आइडियल गैस का डेफिनेशन, परफेक्ट आइडियल गैस किसको बोलते हैं, सेमी परफेक्ट आइडियल गैस किसको बोलते हैं, ये सारा कुछ देख लिया है। अब हम इसका डेरिवेशन की तरफ बढ़े, कैसे कैसे लॉ है। पहले इसको ना पूरा नोट्स कर लो, पूरा नोट कर लो इसको अच्छे से। तुम लोग जिसे क्लास किया है ना, नया है वो लोग नोट करो उसको। जो इसको पढ़ चुके हो आराम से तो बोर्ड पे देखो, एनालाइज करो कैसे कैसे क्या होता है। तुम लोग भी वही चीज जैसे बताए थे, रियल वर्सेस रियल। रियल में 70 डिग्री से 75, 5 डिग्री डिफरेंस के लिए अगर 100 किलो जूल चाहिए तो 90 से 95 यानी कि 100 से ज्यादा चाहिए। हाई टेम्परेचर पे हाई हीट कैपेसिटी होता है। लेकिन आइडियल गैस का करना है कि नहीं सेम हो। हाँ, जस्ट देखिए इसको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एक एक पॉइंट नोट करना। ये मोबाइल का केस है, ये हीट कैपेसिटी का केस है, तो टोटल बात। नोट कर लो यहाँ पर। इसका एक तुम लोग ना फोटो खींचो उसका, बाद में देखना। इसका बैटरी नहीं लाया हो क्या? अरे सॉरी, ये चार्जर हो जाएगा सर, हो जाएगा। नहीं, इसमें हो क्या रहा है कि जब 20% लिख रहा है तो वो पूरा ब्लर हो जा रहा है, इसमें हो रहा होगा। 20% आप नहीं लिखेगा, एक ही बार लिखा होगा। एक ही बार लिखा तो जिस समय लिख रहा होगा उसमें पूरा स्क्रीन कुछ आ नहीं रहा था, तो ऐसा नहीं है ना, नहीं नहीं, रिकॉर्ड। वीडियो बनते रहता है, बस वो नोटिफिकेशन मिलता है। हाँ, तो स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा, नहीं। वैसे ही 10% पे भी दिखा, अब ज़्यादा है इसमें बचा हुआ 10% चार्जर नहीं है। नहीं सर, कैमरा ज़्यादा लेकिन ठीक है, इसको निकालते हैं। कैमरा हाँ ज़्यादा खाता है कैमरा। चलो, इसमें ना आइडियल गैस इक्वेशन में 3 लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला बॉयल्स लॉ, सेकेंड वन चार्ल्स लॉ, और तीसरा गे-लुसेक लॉ। तीनों इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, तीनों लॉ के बारे में पढ़ते हैं।
तो सबसे पहला पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ठीक है। बॉयल्स लॉ बोलता क्या है, यहाँ पे देखो डायरेक्टली बॉयल्स लॉ बोलता है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम रिलेशन दे रहे हैं। अब ये बताओ यहाँ पे तुम लोग जितने भी बैठे हुए हो, अब तुम लोग ना सब तरफ से प्रेशराइज किया जाएगा, मतलब कि सब तरफ से धकेला जाएगा, उधर से भी धकेल रहे हैं, इधर से भी धकेल रहे हैं, इधर से भी धकेल रहे हैं, इधर से भी धकेल रहे हैं। तो जितने मान लो कि 3 स्टूडेंट कोई बैठा हुआ है एक बेंच पे, तो वो जगह फिर कम लेने लगेगा, एक दूसरे में वो सटने लगेगा, तो वो जगह कम लेने लगेगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। मतलब कि हर एक तरफ से अगर हम दबाव बनाते जाएं तो वॉल्यूम मेरा डिक्रीज हो रहा है। मतलब प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। कब कर रहा है, जब हम उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहा है, जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं तब। अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो फिर क्या हो, अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑफ कोर्स है कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है मेरा, ठीक है। तो जस्ट वही सब लॉ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला मेरा है बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देता है और बोलता है कि जो मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर है ना, जो मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर है P, कौन सा प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर, वो बताएंगे एब्सोल्यूट प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर में अंतर। लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 स्पेसिफिक वॉल्यूम का, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक प्रेशर, सॉरी, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम। डायरेक्टली लिख सकते हो कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यही है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट अगर देखोगे तो क्या है, मेरा जो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, स्पेसिफिक वॉल्यूम का। तो फिर डायरेक्टली तुम पूछोगे कि ठीक है प्रेशर के बारे में तो हमको समझ में आ रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में नहीं समझ में आ रहा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास होता है, मतलब उसका मतलब समझोगे कि जैसे कि 1 kg कोई भी चीज है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है। 1 kg मान लो इस रूम में 1 kg एयर वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। कोई भी सब्सटेंस है उसका मास 1 kg है तो वो कितना वॉल्यूम में है। हो सकता है कि मान लो कि जैसे कि अभी ये पूरा पैर वगैरह सीमेंट करके बैठा है तो ये वॉल्यूम कम लिया है, जस्ट ये पैर वगैरह बढ़ा दे तो वॉल्यूम इसका ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम कवरेज ज्यादा हो जाएगा इसका, लेकिन क्या मास बदल जाएगा, क्या इसका पैर का मास बदल जाएगा। अब वही चीज देखना है कि इसका 1 kg पैर का मास जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। समझ में आ गया, जस्ट वही चीज यहाँ पे भी है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलता है कि 1 kg ऑफ सब्सटेंस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, मतलब पर केजी के हिसाब से ये होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। ये है मेरा बॉयल्स लॉ। सेकंड वन, तीनों लॉ के बारे में एक ही बार बता देते हैं, इसके बाद ये करेंगे। सेकंड लॉ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन होता है। वो बोलता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। इसका मतलब डायरेक्टली है यहाँ पे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कब, जब प्रेशर को हम कांस्टेंट रखेंगे तब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हाँ, वही चीज तो बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। कब, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो। ये बोलता है चार्ल्स लॉ। ठीक है, दोनों इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है गे लुसैक लॉ। गे लुसैक
लॉ, और गै-लुसेक लॉ प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देता है। ये बोलता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो है ना मेरा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब। इसका डायरेक्टली मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटा रहे हो तो प्रेशर घटेगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हो तब। जैसे कि अगर इसको समझना है ना गैर-लुसेक लॉ को प्रैक्टिकल, तो जैसे कि ये मेरा रूम है, इधर ध्यान दो सबको, ये मेरा रूम है, ये एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। क्या इसको हम दीवार को तोड़ करके बढ़ा सकते हैं? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। ये मेरा फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम फिक्स हो गया, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स हो गया। अब हम टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हैं तो हम दरवाजा को बंद कर देंगे और उधर खिड़की से क्या कर देंगे? हीटिंग कर देंगे, हीट यहाँ पे भेजेंगे, तभी टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट एनर्जी भेजेंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो जब हीट एनर्जी भेजेंगे तो समझो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, तो फिर प्रेशर क्या होगा? कॉमन सेंस से बताओ, बढ़ेगा। अगर वहां से हीटिंग यहाँ करते हैं तो प्रेशर क्या कर जाएगा मेरा? बढ़ जाएगा। वही टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। और यही बात सोचो, यही रूम में अगर खिड़की खोल करके यहाँ से हीट को बाहर फेंकने लगे, हीट को यहाँ पे एब्जॉर्ब करे और कोई डिवाइस से बाहर फेंके, तो क्या होगा? प्रेशर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन होगा तो प्रेशर डाउन होगा। जस्ट यही बात है, ये डिसाइड होता है। अगर तीनों लॉ को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गै-लुसेक लॉ, तीनों को अगर कंबाइन कर दो तो एक चीज कॉमन तुमको दिखेगा कि प्रेशर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक वॉल्यूम का। जो वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो तीनों लॉ फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम ऑल द थ्री लॉ, फ्रॉम ऑल द थ्री लॉ, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, सॉरी इसको हटा दो, एब्सोल्यूट प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। जो टेम्परेचर भी वो जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पता है कि केल्विन होता है, जो मेरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो केल्विन होता है, ठीक है। प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। ऐसा टेम्परेचर नहीं बोलना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलना है। कभी भी आधा अधूरा आंसर नहीं देना है। जैसे जेईई का भी एग्जाम में तुमको पूछेगा कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, तो बॉयल्स लॉ केवल ये नहीं बोलता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऐसा कभी नहीं बोलता है। कब बोलता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब। तो इसका डेफिनेशन होगा बॉयल्स लॉ का कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ऐसा आंसर होगा इसका। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर छोड़ दो, अगर टेम्परेचर छोड़ दोगे ना तो ये दोनों के बीच में रिलेशन तुम देखो रिलेट करके कुछ होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? अगर हम दरवाजा भी खोल दें और खिड़की भी खोल दें, खिड़की से हम हीटिंग कर रहे हैं तो उधर से निकल भी तो रहा है मेरा, प्रेशर पे कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हमको वॉल्यूम क्लोज करना पड़ेगा। आगे समझ में? तो जस्ट वही चीज है, एब्सोल्यूट प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम का दोनों का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। समझ में आ गया? अब ये बताओ कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, एक कांस्टेंट देंगे तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरटी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। गैस का नियम हम बता रहे हैं तो गैस कांस्टेंट है। कैसा गैस कांस्टेंट है? कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कहने का मतलब ना, गैस जब चेंज होगा तो ये आर का वैल्यू भी चेंज होगा, उसका ही कैरेक्टर चेंज होगा। जैसे एयर के लिए अलग होगा, कोई दूसरा अगर गैस आता है तो उसके लिए अलग होगा, तो आर ये चेंज होता है। एक होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसके बारे में बताएंगे। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का हम फिर क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम बाय मास लिख सकते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल्स टू आरटी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इतना लिख लो, इसके बाद बताते हैं, इसके बाद बताते हैं। इसको पूरा का पूरा लिख लो। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लेना, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट, गैर-लुसेक लॉ का स्टेटमेंट, जैसे स्टेटमेंट बताए हैं जस्ट वैसे ही लिख लो। इस बात एक बार लिखेंगे।
इसके बाद भी और भी है इसमें कंटेंट, जगह नहीं है। हो गया। तो बॉयल्स लॉ में स्टेटमेंट लिख लो, बॉयल्स लॉ का, बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लोगे। हाँ पहले भी लिखवाया, ये लोग कॉपी से लिखना। क्या लिखोगे? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड टेंपरेचर इज कांस्टेंट। वैसे ही इसका भी लिख लोगे, वैसे ही इसका लिख लोगे। यहाँ पे क्या है? P V by N equals to RT। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या है। जस्ट ना इसके बाद तुम लोग भी देखना, शायद इसके बाद तुम लोग भी नया ही होगा। P V by M is equals to RT। तो ये M को यहाँ पर हम लेके चल जा रहे हैं, तो एब्सोल्यूट प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास इनटू R इनटू T। और यही है मेरा परफेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन। केवल हम आइडियल गैस इक्वेशन नहीं बोलेंगे, कब बोलेंगे? परफेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल्स टू MRT। मोस्ट इंपोर्टेंट जितना स्टार लगाना है लगा लो। हर एक एग्जाम में तुम्हारा चाहे जेई हो, चाहे इसरो एंड बात हो, कोई भी एग्जाम है, अगर इससे नहीं आया, चाहे झारखंड एसएससी हो, अगर इससे वो खाना नहीं बचेगा, अगर वो क्वेश्चन नहीं देंगे तो खाना बचेगा ही नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट बेसिक है। अब इसमें हम देखते हैं टर्म क्या क्या बोलता है। ये इंपोर्टेंट है, इसमें क्या इंपोर्टेंट है? ये इक्वेशन इंपोर्टेंट नहीं है, इसमें जो टर्म है ना वहां पे तुम लोग फंस जाओगे। इसमें जस्ट एक क्वेश्चन तुम लोग को देख लिया। P क्या बोलता है? एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। V क्या बोलता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम इन स्पेसिफिक वॉल्यूम तो वो था ना, वो तो उसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर चुके हैं। वॉल्यूम इन मीटर क्यूब डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। M क्या है? मास इन केजी, इन केजी। R मेरा क्या है? गैस कांस्टेंट। कैसा गॉस को यूनिवर्सल की कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, ठीक है। और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कंटेंट मेरा बन गया। 1-1.5 घंटा में लगभग कंटेंट मेरा बन गया, समझ में आ गया। ये वाला बात ना लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग इसी में फंसते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए ना सब कोई इसको पढ़ लेता है, लेकिन टर्म नहीं जान पाता है, उसको यूटिलाइज एग्जाम में नहीं कर पाता है। ये वाला लिख लेना अच्छे से। मैंने सर एक वीडियो को वो करके छोड़ दीजिए, दूसरा